बच्चों, तो स्वागत है आपकी आज की कक्षा में। आज हम जो पहली कक्षा में हमने आधा भाग करा था, उसी का दूसरा भाग हम देखने वाले हैं कि उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। सेल्यूलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन हम में प्रवेश नहीं कर पाता। तो मंड जो है, मंड का मतलब स्टार्च, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये जहां पर पाया जाता है इसी में आपके आयोडीन अणु इसकी कुंडलीय भाग से भी ये जुड़े रहते हैं, जो कि मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। स्टार्च से जुड़कर ये आपको ब्लू कलर का रंग आपको देते हैं। और क्योंकि ये एक जटिलीय कुंडलियां नहीं मिलती हैं, इसके वजह से आपको आयोडीन का प्रवेश हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है, सस्टेन नहीं कर सकता है। अब है पादक कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बनी होती है, जो सेल्यूलोज होता है। रूपोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। ये अमीनी शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसेमिनी, एनोसिटाइल, ग्लूकोसेमिनाइन आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा के बहाकंकाल जटिल सैकराइड्स काइटिन से बने होते हैं। ये जटिल पॉलीसैकेराइड्स अधिकतर समूह बहुलक होते हैं। तो आपके जितने भी सेल्स होते हैं, उनका सेल डिवीजन जब होता है वो किससे बना होता है? वो आपका सेल्यूलोज से बना होता है। आपके नेचर में भी बहुत सारे अलग अलग जटिल, जो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉलीसैकेराइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अमीनी शर्करा, जिसमें आपके रासायनिक रूप में भी आपकी परिवर्तित शर्करा भी आपको देखने को मिलती है। ग्लूकोसेमिनी, ये सारे आर्थ्रोपोडा की जो बाहरी कंकाल जटिल है, वो भी आपकी एक सैक्रेटाइड्स ही है, जो आपको नेचर में एज इट इज देखने को मिल जाती है। अगला है न्यूक्लियक अम्ल, यानी कि दूसरे प्रकार का एक वृहत अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलीय अंश में मिलता है, उसे यह पॉली यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह पॉलीसैकेराइड्स व किसी भी जैव ऊतक या कोशिका बहुत आवरणिक अंश बनाता है। न्यूक्लियक अम्ल तीन भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। सक्रिय यौगिका, दूसरे मोनोसैकेराइड्स व तीसरे फॉस्फोरिक अम्ल या प्रकार के वृहत अणु होते हैं, जो आपको किसी भी जीव ऊतक लाइव टिश्यूज में, लिविंग टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। उनका जो एसिडिक अंश, एसिडिक थोड़ा सा बचा हुआ एसिड होता है, या होते हैं, या पॉलीपेप्टाइड। पहला होता है विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा है मोनोसैकेराइड्स और तीसरा है एक को ध्यान दें तो पाएंगे कि विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन व थाइमीन होते हैं। एडेनिन प्रतिस्थापित प्यूरीन है तथा अन्य तीन प्रतिस्थापित पैरिमिडिन है। विषम चक्रीय वलय के क्रमशः न्यूक्लियोटाइड में मिलने वाले शर्करा सैकराइड्स पेंटोज ब्रोज होते हैं। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है, उसे डीऑक्सी डीएनए है, उसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए कहते हैं। तो आपके जितने भी कहा जाता है। अब जिन आपका ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जहां पर आपका न्यूक्लिक एसिड में
राइबोज मिलता है, डीऑक्सीराइबोज, उसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, और जिसमें आपका मिलता है बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक। ये आखिरी की 3 लाइन इन दोनों की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। उसका जो एक पार्ट है से बॉन्ड का ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, सारे आपके CH2O भिन्न होता है। अकार्बनिक जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नैप्थलीन आदि के को व्यक्त करते हैं, तो वे हमेशा इसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त जरूर करते हैं। भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना को त्रिआयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन को संरचना 4 तरह से व्यक्त। दूसरा, वह इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनी अम्ल होगा की जानकारी की प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। चित्र 9.3 अब यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, और जो आपके जीव विज्ञानी है प्रोटीन की संरचना को 4 तरह से व्यक्त करते हैं। अब जो प्रोटीन की जानकारी है, सबसे पहले तो उसको बोला जाता है, आपकी प्राथमिक संरचना के बारे में बताया जाता है कि प्रोटीन की प्राथमिक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है या फॉर्मेशन है, प्राथमिक संरचना किस तरीके से बनती है। अब यहाँ पर आपसे अलग अलग टाइप की आपको चीजें बताई जाएंगी, कौन से अमीनी एसिड या अमीनी अम्ल उसमें मिले होते हैं और किस तरीके से प्रोटीन की संरचना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप कल्पना करेंगे कि आपका प्रोटीन किस तरीके से बनता है, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंतिम अमीनी अम्ल आपको बाद में मिल जाता है, जैसे ही आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज या रासायनिक क्रियाएं करते हैं। प्रथम अमीनी अम्ल को नाइट्रोजेनसिरा अमीनी अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनी अम्ल को कार्बन सिरा सी सिरा अमीनी अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपको प्राथमिक अम्ल मिलता है, अमीनी अम्ल प्रथम सबसे पहले मिलता है, उसको बोला जाता है नाइट्रोजन सिरा, और जो एंड में फाइनल प्रोडक्ट में आपको जो अमीनी अम्ल मिलते हैं उसको कार्बन सिरा सी सिरा अमीनी अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है। यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणवर्ती कुंडलियां मिलती हैं, अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर जो आपकी प्रोटीन की लड़ियां होती हैं, प्रोटीन की जो पूरा संरचना होती है, वो आपको एक लड़ी के फॉर्म में नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कुंडली की तरह मुड़ी हुई, जैसे एक मुड़ी हुई सीढ़ी होती है, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और इन्हें बोला क्या जाता है? इन्हें बोला जाता है द्वितीयक संरचना। इन्हें द्वितीयक, ये जैसे आपको ये फोटो दिख रही है, ये आपके इसी तरीके से कुंडलियां बनाकर आपकी प्रोटीन जो होता है इसी संरचना के तरह आपको दिखाई देती है। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करता है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकल्पों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उपअपकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उपअपकाई एक दूसरे से
सापेक्ष व्यवस्थित होती है। उदाहरण, गोलों की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे से ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रोटीन की घतुष्क संरचना चित्र 9.4 द कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोटीन पहली वाली आपने देख ली, द्वितीयक संरचना उसे कहा जाता है, जो आपकी नॉर्मल कुंडलियां बनाती हैं। उसके बाद आपका आता है तृतीयक संरचना, और इसमें भी आपको वो आपकी जैविक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगले में आपको बताया गया है जो चुच्चक संरचना जो होती है, चतुष्क है। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होगा 4 उपखंडों का वो बना होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य का हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होते हैं, जो एक होता है वो दूसरे के समान होता है। जैसे आपके 4 उपखंड आपको बताए गए थे, तो हीमोग्लोबिन में 2 जो होंगे वो अल्फा होंगे और 2 जो होंगे वो बीटा होंगे। ये चारों मिलकर, ये जो 4 उपखंड होते हैं जो जिसमें एक दूसरे के समान होता है, वो आपके मनुष्य में मिलकर हीमोग्लोबिन, जिसे हिंदी में HB एब्रीवेशन से भी लिखा जाता है, इसको बनाते हैं। अब अगला है एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जहां पे आपका ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये किस तरीके से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं उनके थ्रू ये बंधे हुए होते हैं, जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह व अगले अमीनी अम्ल के अमीनो समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल अणु के निकलने के बाद बनता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड संभवतः ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यह बंध भी निर्जलीकरण द्वारा बनता है। यह बंध पास के 2 मोनोसैकेराइड्स 1-2 कार्बन परमाणु के बीच बनता है। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा को 3 कार्बन अनुवृत्ति, न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5 कार्बन में 5 कार्बन से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोलिक्स समूह के बीच का बंध एक एस्टर बंध होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ मिलता है, अतः इसे फॉस्फोडाइटर बंध कहते हैं, चित्र 9.5। तो आपके जितने भी ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये आपके ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा ये आपके आसपास जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा जो आपके एक अमीली अम्ल के जो कार्बोक्सिल समूह और दूसरे अमीली अम्ल, अगले जो आपके अमीली अम्ल होते हैं, उसमें जो अमीनो समूह होता है, उसके बीच जब अभिक्रिया पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जल अणु के उपरांत के बाद जो आपका बचता है, उसके बाद ये बनना शुरू होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को निर्जलीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्लों में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संरचना मिलती है। उदाहरणतः बाटसन क्रिक का प्रसिद्ध नमूना डीएनए की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है। तो न्यूक्लिक अम्लों में आपको बहुत टाइप की द्वितीयक संरचना देखने को मिलती है। न्यूक्लिक एसिड में जो बाटसन क्रिक है, उनकी एक प्रसिद्ध नमूना है, जिसमें प्रसिद्ध ड्रामा है, जिसमें आपको इस संरचना के इस नमूने में स्पष्ट है कि डीएनए एक देह लड़ियां प्रति समांतर हैं जो दिशाओं में होती है होती हैं और एक दूसरे के लड़ियां मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला में बना होता है। नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मुख्य भाग प्रक्षेपित क्षार ए एवं के क्षार क्रमशः टी एवं सी से
के बीच 2 हाइड्रोजन बंद, जबकि जीव सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं एक दूसरे की तरफ मुख करके भी रखते हैं और मेन पार्ट से ही वक्त प्रक्षेपित तो होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है और जी है वो अनिवार्य में, और ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके होते हैं। ये आपके दोनों के बीच में आपके हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं और उसके नीचे आपका है जी व सी, उसके बीच आपको 3 बॉन्ड देखने को। अब ये है आपका डीएनए की ऋणात्मक, आपका होता है डीओ ऑक्सीडाइज, उसका आपका ये प्रत्येक श्रृंखला एक घुमावदार सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है। सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षारों युग्मों का बना होता है। प्रत्येक पर दूसरे पद से 360 के कोण पर घुमा होता है। कुंडलित श्रृंखला एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। इस तरह आप डीएनए को रेखाचित्र बनाते हैं। की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि 2 क्षार युग्मकों की 3.4 मुक्त वर्णित विशेषा डीएनए की में तुम्हें बताया जाए भी अधिक प्रकार के डीएनए बताया जाएगा। फॉर्मेशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके आधार पर हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसके आधार पर नामकरण। अब है शरीर। हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया है उसके अनुसार जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी, चाहे वो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल टिश्यू, मल्टी सेल्युलर हो, जैसा भी हो, प्रोटोजोआ, पौधा, निश्चित साधारणता से मिलते हैं। ये जितने भी आपके यौगिक या फिर लिविंग कंपाउंड्स होते हैं ये आपके एक अलग अलग टाइप के कार्बनिक कंपाउंड्स से मिलकर बने होते हैं। इन्हें मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। अध्ययनों से एक जो प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जैव अणुओं में हेर फेर होता रहता है। तो अध्ययन के बेसिस पे ये पता चला है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु होते हैं उनमें हेर फेर चलता रहता है। इससे तात्पर्य यह है कि ये लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता रहता है। सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उप-अपचय कहते हैं। जितने भी आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जीवधारी हैं उसमें ये केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ये होता रहता है और इसी को बोला जाता है उपापचय। सभी उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का रूपांतरण होता है। कुछ उपापचयी रूपांतरण के उदाहरण निम्न हैं। एमिनी अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के बाद एमिनी अम्ल का एमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड क्षार में अमीनी समूह का अलग होना,
डाइसैकराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बंध का जल उपघटन। इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरण की सूची बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जो उपापचय क्रियाएं हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और हजारों में उनके उदाहरण देना बड़ी आसानी से संभव है, जिसकी वजह से आपके जैवणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या वो बच जाते हैं घटक या उपघटक के रूप में। अधिकांशतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अकेले नहीं होती है। मैक्सिमम यानी कि मोस्टली जितनी भी आपकी रासायनिक एक्टिविटीज होती है ये अकेले नहीं होती, किसी के साथ ये कॉम्बिनेशन में रखी जाती है, उसके बाद ये बनना शुरू होती है, बल्कि सदैव अन्य दूसरी अभिक्रियाओं से जुड़ी होती है। उपापचयजों का एक दूसरे में परिवर्तित आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं से होता है, जिन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। ये उपापचयी पथ शहर की कार, मोटर, यातायात व्यवस्था जैसी होती है। ये पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार होते हैं। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात के संगम जैसी दिखाई पड़ते हैं। उपापचयज यातायात के कार, मोटर सदृश एक निश्चित वर्ग में, निश्चित वेग व दिशा में उपापचयी पथ से होकर गमन करते हैं। यह उपापचयज बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह उपापचयी यातायात अंततः निर्वाध गति से बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था बनाए रखने के लिए होता रहता है। इन उपापचयी अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि इनके प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर ये उपापचयी क्रियाएं होती रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या कोई भी एक्टिविटी होती रहती है, पहली बात तो ये अकेले नहीं होती है, किसी ना किसी और अभिक्रिया के साथ जुड़ी रहती है। और ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में जो यातायात ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस प्रकार आपकी बॉडी में ये चलती रहती है, आपकी बॉडी की स्वस्थ यानी कि हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। जीव तंत्र में कोई भी उपापचयी रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना जो कि भौतिक प्रक्रिया है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन जीव तंत्र में यह एक उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक जो किसी उपापचयी रूपांतरण को, गति को बढ़ाता है, वे भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। अब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर के अंदर हो रही होती हैं वो बिना उत्प्रेरक के नहीं पॉसिबल है, नहीं इसको किया जा सकता। अब ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो इन अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने का काम करता है, वो आपके प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरणा की क्षमता होती है यानी कि उत्प्रेरक ये बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स को एंजाइम बोला जाता है। सारे प्रोटीन्स को उत्प्रेरक नहीं कहा जाता है। जिनमें ये गति बढ़ाने की या फिर उत्प्रेरण करने की क्षमता होती है, सिर्फ उन्हीं को एंजाइम्स बोला जाता है। अगला है जीव का उपापचयी आधार। उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों में जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल के कोलेस्ट्रॉल का बनना व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ इसलिए इसे उपचयी पथ कहते हैं। तो जितनी भी आपकी से कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, इसके अलावा दूसरी होता है, इसलिए उन्हें अपचयी पथ। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है उपचयी और नीचे वाला है अपचयी पथ। पथों में ऊर्जा प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ उपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया जो उपचयी है उसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और जो आपकी अपचयी पथ है उसमें आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मुक्त हो रही होती है।
जैसे कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो आपकी हड्डियों में जब ये लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ग्लूकोज से आपका लैक्टिक एसिड टूटता है, उसमें आपका एनर्जी रिलीज हो जाता है। यह उपापचयी पथ जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होता है तथा उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। यह बंध ऊर्जा जब और जहां आवश्यक होती है, जैसे जैव संश्लेषण, प्रसारण व यांत्रिक कार्य किए जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा की मुद्रा का सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन में बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिसे एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके जितने भी ये विखंडन होता है, ये आपका जो उपापचयी घरणों में पूर्ण होता है, ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, इसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और ये जो आपकी बॉडी में ऊर्जा यूटिलाइज होती है, किसी भी रूप में मिलती है, इसे ATP इसका एब्रिवेशन है। और इस पूरा का पूरा जो वर्ड है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी बॉडी में एनर्जी देने का आपको काम करती है। जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, उनमें किस तरह की योजना विकसित हुई है, वे इस ऊर्जा रूप को किस प्रकार से इस ऊर्जा को संचित करते हैं, इस ऊर्जा को वो कार्य में कैसे बदलते हैं, कैसे है, स्टोर कैसे होती है, यूटिलाइज कैसे होती है। अब है जीव अवस्था। इस अवस्था में आप समझ चुके होंगे कि जीवों में उनके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिसे उपापचयज या जैवाणु कहा जाता है। उदाहरणतः सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.2 से लेकर 6.1 मिलीमोल, जबकि हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें आपके जितने भी जैवाणु होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में आपके प्रेजेंट होते हैं। ये जैवाणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं। कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः सामान्यतः को प्राप्त करती है। स्थिर अवस्था एक असामान्य व्यवस्था होती है। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र सामान्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता है। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र सामान्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि जीव हमेशा कार्य करते हैं, उनमें कभी भी सामान्य अवस्था की स्थिति नहीं हो सकती। अतः जीव अवस्था एक असामान्य अस्थायी अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होता है। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्यावस्था से बचा जा सके। तो जीव प्रक्रिया यानी कि ह्यूमन बॉडी में जितनी प्रक्रिया होती है वो नेवर एंडिंग है, चलती रहती है जब तक एक जीवन चलता रहता है। इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचय वह क्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उपापचय वो प्रक्रिया होती है जिसमें आपको एनर्जी मिलती है, आप रिसीव करते हो। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जीव अवस्था और उपापचय पर्यायवाची हैं और एक दूसरे के बिना ये नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है आधा अध्याय। इसी का जो दूसरा भाग है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक इस अध्याय को लगातार इसका प्रयास करते रहिए और इसकी जितनी भी आपके अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए।